तो मैं लाइव कर रहा हूँ इसको सेशन को। आईपैड से कनेक्ट होके मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन इजीली तरीके से समझा पाऊंगा, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिले इसलिए कर रहा हूँ कि आज होली पे हैं, तो कुछ लोग लेट मैसेज मिलेगा तो दे कैन ज्वाइन अलोंग विद अस। सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं आज, जो भी सेशन में आपको, या कोई सजेस्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ पे हम सेशन करेंगे आने वाले टाइम पे। मैक्सिमम के चेहरे बिना रंग के दिख रहे हैं क्या अब? होली का मैं देख रहा हूँ, धीरे 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 लोग इसको बचने की कोशिश कर रहे हैं इस त्योहार से। एनीवे, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है और सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आज होली के दिन भी ऑलमोस्ट आज 800 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, तो सबसे पहले सभी सभी हमारे पार्टिसिपेंट को ढेर सारी इस फेस्टिवल की शुभकामनाएं। और रमजान का महीना भी चल रहा है, तो सभी सभी साथियों को उनके फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही कलरफुल चीज़ें रहें और आप ऐसे ज़िंदगी को हेल्दी वे में जीते रहें। सो आज का जो सेशन है वो भी आपकी लाइफ को कलरफुल बनाने वाला ही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो वर्ड जो है वो आपके लिए और हमारे लिए, यानी कि नॉन साइंटिफिक लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है, एंजियोजेनोसिस। इसको ज़्यादा दिमाग पे नहीं लगाना है कि ये क्या बता रहे हैं, कि एक साइंटिफिक चीज़ को हम तो नहीं समझ पाएंगे, बट डेफिनेटली आप समझ पाएंगे इस सेशन को। आप यदि अगले 20 से 25 मिनट सही से आप सुन पाएंगे तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं। और राइट,
आज के युग में कैंसर के बारे में जब भी हम सुनते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अलग-अलग ख़्याल आते हैं, अलग-अलग चीज़ें दिमाग में आती हैं और कहीं न कहीं एक भय और डर का माहौल दिमाग में बनता है, यदि हमें जब भी सुनने को मिलता है कि किसी को, अपने जानकार को या किसी आस-पास के इंसान को ये हो गया, तो ये कहीं न कहीं एक डराने वाला पल होता है। बट साइंस ने पिछले 50 साल में स्पेशल कैंसर के क्षेत्र में, ट्रीटमेंट वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है और आज सर्वाइवल रेट इसके ट्रीटमेंट का बढ़ता जा रहा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देखिए, कोई भी आज हमारी जो बॉडी है, इसमें लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स से बनी होती है। यानी एक सिंगल सेल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इन चीज़ों से ये पूरा शरीर बना है और ये जितना भी आपका बॉडी पार्ट है, इतनी सेलों से मिलके ये शरीर बना है। अब ये देखिए कि हर दिन, हर पल ये सेल अपने आप को न्यू बन नई सेल जनरेट कर रही हैं, कुछ डेड हो जा रही हैं, कुछ रीजनरेट हो जाती हैं और अब इतनी सेल जो बनी है, यानी कि लगभग 40 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन सेल जो बनी है, क्योंकि ये एक सेल से शरीर बना है। 40 ट्रिलियन सेल से बनने का मतलब एक ही है कि हमारी जो इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई है। आप सपोज़ करें, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे एक प्रिंट आउट लेते हैं, फ़ोटोकॉपी लेने गए, सम टाइम क्या होता है कि 10 पेज के बाद 1 पेज अटक जाता है, 1 पेज धुंधला आना स्टार्ट हो जाता है। कई बार उसकी जो प्रिंटिंग की इंक है, वो कई बार कम हो जाती है, कई बार वो प्रोसेसिंग में वो पेज अटक जाता है। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी में भी नेचुरली कुछ सेल गलत तरीके से प्रोसेस हो जाती हैं, गलत तरीके से बन जाती हैं। तो वो सेल डेड सेल या एक तरीके से उनका प्रोसेसर जो है डीएनए में चेंज या जीन में चेंज हो जाता है और वो सेल अबनॉर्मल सेल कहलाती हैं। जैसे ही कुछ हेल्दी सेल थी, बन के हेल्दी हो गई एक नेचुरल प्रोसेस से, बट कुछ सेल डैमेज सेल हो गई, ये अलग तरीके से बनी। ये जो सेल हैं, ये बॉडी में जब बनी तो ये नॉर्मल सेल नहीं थी। ये एक तरीके से अनप्रोसेस्ड, क्या मेरी वॉइस सही है विवेक जी? मैंने आपको वो बनाया हुआ है। यस सर, परफेक्ट है सर। यस। ओके, राइट। नेटवर्क की कोई इशू नहीं है ना? नहीं नहीं सर, एकदम बढ़िया है। ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी इतने सारे ट्रिलियन सेल से बनी है, तो ये नई सेल बनाती है तो 99.9% तो मान के चलें कि हेल्दी सेल ही बनी। पर चांस है ना 0.001% अनहेल्दी सेल बनने का भी उस प्रोसेसिंग में। जैसे आप डेली खाना बनाते हो, डेली आप अच्छा ही बनाते हो, पर सम टाइम क्या होता है, ध्यान नहीं रहता, ज़्यादा नमक डल जाता है, ज़्यादा आपको स्पाइसेस कम हो जाते हैं, ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाता है, तो ऐसे संभावना बॉडी में भी है सेल बनने की। इसलिए मैं आप जितने भी यहाँ पे लगभग 800-900 लोग इस मीटिंग में हैं, आपको बताना चाहूँगा, हम और आप, मैं भी और आपकी सेल में अभी भी नई सेल बन रही हैं। कुछ सेल मर रही हैं, कुछ सेल बन रही हैं। तो कुछ सेल गलत तरीके से भी बन रही हैं। तो इसलिए बोला जाता है हर किसी की बॉडी में कैंसर सेल बनता है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसमें कैंसर सेल ना बनता हो। बट अच्छी खबर ये है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है, वो जैसे पेट्रोलिंग करती है ना पुलिस की गाड़ी या बॉर्डर पे फोर्स पेट्रोलिंग करती हैं, ऐसे हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो पेट्रोलिंग करता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है। उसको बोलते हैं इम्यून सेल। हमारी नेचुरल किलर सेल होती हैं, जो ऐसे गलत सेलों को ढूँढ के उनको तुरंत मार देती है। इसके लिए आपको अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, यानी कि तुरंत किल कर देती हैं। तो हर बॉडी कैंसरस है, हर बॉडी में कैंसर सेल बनता है, बट यदि आपकी इम्यूनिटी सही होती है, तो अल्टीमेटली आपकी कैंसर सेल को वो ढूँढता है पेट्रोलिंग करते टाइम और उनको किल करता है नेचुरली और आपकी बॉडी
में स्वस्थ सेलों का समीकरण बना रहता है। सो इस तरीके से हमारा डिफेंस सिस्टम जो है बॉडी का, वो काम करता है लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी क्या होता है, सपोज करें कि यदि हमारे इम्यून सिस्टम में कोई सेल जो गलत तरीके से बनी, अच्छे से नहीं बनी, वो कैंसरस सेल है। और ये सेल जो बनी है, ये ग्रो करेगी। ग्रो करते करते ये अपना एक मास बढ़ा लेगी, ट्यूमर का फॉर्म ले लेगी। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब तक, क्योंकि हर सेल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, यदि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये सेल ग्रो नहीं कर सकती है। तो ये सेल क्या करती है, ये अपनी ब्लड की सप्लाई के लिए एक वेसल का निर्माण करती है, नली का निर्माण करती है, ब्लड की कैपिलरीज बोलते हैं। अब इनके थ्रू ऑक्सीजन और आपकी क्या बोलते हैं, अपना ऑक्सीजन आएगी और न्यूट्रिएंट्स आएगा और ये अपनी साइज बढ़ा लेगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च आपको सरप्राइज होगा, अकॉर्डिंग टू रिसर्च आपको ये सरप्राइज होगा कि आपकी जो कोई किसी की भी बॉडी में यदि कैंसर सेल वो पेन की टिप के बराबर है, इतनी छोटी है अभी। और यदि इसको ब्लड की सप्लाई नहीं मिले, इसकी ब्लड की सप्लाई नहीं मिले, तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा और अपने आप हो सकता है बॉडी इसको दोबारा से खत्म कर ले। बट जैसे ही ब्लड की सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगी, ये 14 दिन में, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द ऑन्कोलॉजी की जो रिसर्च में फाइंडिंग में, एक यूएस यूनिवर्सिटी की फाइंडिंग में ये पता लगा, रिसर्च के मुताबिक 14 डेज में, यानी कि 2 हफ्ते में ही ये कैंसरस सेल लगभग 16,000 गुना से बढ़ता है। 14 दिन में ही, यानी कि 14 डेज में 16,000 टाइम अपने आप को ग्रो कर लेता, ट्यूमर को, ट्यूमर बड़ा हो जाता। दो दो हफ्ते में ही 16,000 गुना बड़ा हो जाता है, यदि ब्लड की सप्लाई मिल जाए। अब इस ब्लड की सप्लाई को हम ये जो नली बनने का, ये जो कैपिलरी बनने का प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियो का मतलब होता है ये कैपिलरी, जेनेसिस बनना। सो इसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्मिंग ए न्यू ब्लड वेसल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। जैसे ये खून की नली जा रही थी, ये आपकी जा रही थी खून की नली, यहां से खून आ रहा था, ये कैंसर सेल यहाँ पे पड़ी थी। अब ये क्या करेगी, कुछ ऐसे केमिकल बनाएगी, ऐसे बीज बनाएगी जो यहाँ पे जाके अटैच, छोटे यहाँ से निकल के यहाँ अटैच हो जाएंगे और अटैच होके एक तरीके से खून की दूसरी नली बनाना स्टार्ट करेंगे। इनकी फर्दर नलियां भी बनाना स्टार्ट, जैसे एक पेड़ की जड़ होती हैं, ऐसे ही बनना स्टार्ट हो जाएंगी ये। और ये ट्यूमर बड़ा होते 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 बड़ा फैल जाएगा और धीरे धीरे ये एक जगह से बरस्ट होके ये इसकी सेल दूसरी जगह जाएंगी, दूसरी सेल को खराब कर देंगी। तो ऐसे करके कैंसर धीरे धीरे बॉडी में फैलता चला जाता है और एडवांस स्टेट मेटास्टेटिस पूरे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में फैल जाता है। सो अल्टीमेटली अभी जो रिसर्च जो कहती है कि यदि ये कैपिलरी बनने के प्रोसेस को रोक दिया जाए, खून की सप्लाई को ही रोक दिया जाए, तो ट्यूमर की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अब इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए देखो, ये नई ब्लड सेल बना वेसल, ये कैपिलरी बनाने का एंजियोजेनेसिस है, ना कि आपकी एग्जिस्टिंग खून की नलियों को तोड़ने का प्रोसेस है, नहीं। इसी से छोटी छोटी रूट्स निकल आएंगी जो कि कैंसर ट्यूमर को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन देंगी। ये 1 mm से 2 mm रहती है जनरली आपकी बॉडी में, जिसको आप कैंसर सेल एक तरीके से बिना बढ़ी हुई कैंसर सेल, जैसे ही ये कैपिलरी से अटैच होंगी, ये अपना साइज 16,000 गुना बढ़ा सकते हैं मात्र 2 हफ्ते में, 14 डेज में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक न्यू थेरेपी है जो कि इसको कट डाउन, ट्यूमर की ग्रोथ को कट डाउन किया जा सकता है। जनरली हमें ये एडवाइस दी जाती है कि कार्सिनोजन चीजों से बचना चाहिए। अब कार्सिनोजन चीजें क्या हैं? कार्सिनोजन चीजें होती हैं, जैसे क्या बोला जाता है, स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजप्शन, पोल्यूटेंट्स,
पॉल्यूशन से बचना, साफ सुथरा खाना, फास्ट फूड ना खाना, यानी कि ऐसे ट्रिगर चीजें जो कैंसर को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ये हमें एडवाइस दी जाती है। आल्दो इनको फॉलो करना चाहिए, और ये एक मैं मान के चलता हूँ इसके, ये हमें कारगर साबित होता है कुछ कैंसर से फाइट करने में, और कैंसर बॉडी में ना ही आए उसमें भी ये चीजें हमें हमें बचाती हैं। बट बॉडी के 3 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम है अंदर, जो खराब सेल बनी है उनको नेचुरल किलर सेल हमारी बॉडी की खत्म कर दें। दूसरा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर ऐसा प्रोसेस है जो ब्लड की जो नई वेसल, ट्यूमर को ब्लड सप्लाई के लिए जो वेसल बननी है, नली बननी है, उसको रोक दे। और तीसरा है एक ऐसा हमारा इम्यूनिटी का सिस्टम जो हमारे पूरी बॉडी के प्रोसेस को, चीजों को एक तरीके से मॉड्यूलेट करके रखे। तो ये सिस्टम है, यदि इनको हम सही तरह से समझ लें और एक्टिव कर लें, तो हो सकता है कि किसी को आज अनफॉर्चुनेटली ऐसी बीमारी हो गई है, तो उसको फाइट करने में, रिवर्स करने में, करंट जो इलाज करवा रहे हैं उसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस में ये बहुत हेल्प कर सकती है। और यदि हम हेल्दी हैं और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ हमारी लाइफ में ना आए, तो उस केस में भी हम इसको एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और बच सकते हैं। जैसे कि एंजियोजेनेसिस और ट्यूमर ग्रोथ के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये ट्यूमर सेल छोटी सी थी, अब यहाँ पे इसने सिग्नल मॉलिक्यूल दिए, सिग्नल भेजा। ये एक तरीके से सीड थे, बीज थे, यहाँ पे गिरे दूसरी बड़ी वाली ब्लड वेसल पे, और यहाँ ब्लड वेसल से इसने अपना एक कनेक्शन ले लिया। एक कनेक्शन से ये कैपिलरी बनी, ये बन के तैयार होगी, ये बन के होगी। धीरे धीरे छोटी छोटी इनकी ब्रांचेज निकल गई, और ये ट्यूमर की सप्लाई बढ़ती गई, सप्लाई बढ़ेगी तो वो ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एंजियोजेनोसिस, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे करके ये स्मॉल ट्यूमर जो है वो एंजियोजेनिक फैक्टर से कैपिलरी की स्प्राउटिंग होके कैपिलरी बन जाएगी, और ऐसे बड़ा मास और ट्यूमर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से ट्यूमर बढ़ता चला जाता है। सो यहाँ पे एंटी एंजियोजेनोसिस, यानी कि कैपिलरी ना बने, इससे ब्रांच ना निकले और ब्लड सप्लाई ना जाए और बड़ा ट्यूमर का रूप ना ले, तो ऐसे इफेक्ट के लिए अ, 4-5 चीजें ऐसी हैं जो ये सीडलिंग का काम करती हैं ट्यूमर में। ये ब्लड सप्लाई की चैनल को बिछाने का काम करती हैं। एक वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर, एक होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, एक होता है एमपीके पाथवे, एक होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1, और एक होता है मैट्रिक्स मेटिलोप्रोटीनेज। जो अभी क्या होगा देखिए, ये जैसे ट्यूमर है, ट्यूमर, अब ये पहले छोटा सा ट्यूमर था सपोज करें यहाँ पे। अब सबसे पहले ये यहाँ के साइड की जो अच्छे हेल्दी वाले टिश्यू हैं, हेल्दी वाली सेल हैं, उनको गलाना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा जो बिना कैंसर वाला भी जब पिंपल निकलता है, वो साइड की सेल को, टिश्यू को गला देता है, रेड रेड बढ़ा देता है अपना एरिया। ऐसे में कैंसर का भी ट्यूमर अपने आप में साइड की टिश्यू को डिजोल्व कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि उसको नई कैपिलरी अंदर बनाने में वो पॉसिबिलिटी हो पाए। यदि हार्ड होगा, जैसे इसके सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू थे, बहुत हार्ड थे, हार्ड में तो ये ब्लड कैपिलरी अंदर नहीं घुस पाएगी, तो इनको यहाँ के इनको भी एक तरीके से सॉफ्ट कर देता है। वो सॉफ्ट करने वाले होते हैं एमपीपीज, यानी कि मैट्रिक्स मेटिलोप्रोटीनेज। ये टिश्यू को डिजोल्व कर देते हैं। ये ऐसे एंजाइम हैं जो साइड के डिजोल्व कर देते हैं, और कैंसर के ट्यूमर को बढ़ने के का स्पेस और ज्यादा मिल जाता है, और ये ब्लड कैपिलरी बनने का और ज्यादा बन जाता है। ये 4-5 चीजें हैं जो कि ये नई ब्लड कैपिलरी और वहां के कैंसर के ट्यूमर के साइड की चीजों को साफ करते रहते हैं और उसको बढ़ने में उसकी सहायता करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जैसे वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या है, ये प्राइमरी सिग्नल फॉर एंजियोजेनोसिस, यानी न्यू ब्लड वेसल के लिए पहले इट्स टेल ए बॉडी टू बिल्ड ए पाइप। ये बॉडी को बताता है एक पाइप बनाओ जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स किसी एरिया में पहुंचा सकता है। सो इसके साथ आता है टीजीएफ बीटा 1।
बस थोड़ा-सा समझ लो, मैं फिर आपको अगली चीज़ बताऊँगा तो बहुत आसान हो जाएगी। किसी भी क्लाइंट के साथ बैठेंगे तो डिस्कस करना आसान हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है ग्रोथ के लिए, फैक्टर बीटा 1 ए मास्टर रेगुलेटर प्रोटीन। ये जो जैसे ये ट्यूमर सेल बनी, यहाँ ये रिलीज़ करती हैं टीजीएफ बीटा, इसके बाद आता है वीजीएफ बनता है, और वीजीएफ चिपक जाता है किसी भी बड़े वाली सप्लाई से और छोटी अपनी सप्लाई डाल लेता है। तो ऐसे करके यहाँ इसको ही ब्लॉक कर दिया जाए ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर को, तो ये नहीं बनेगा, और ये भी बन गया है तो इसको इसको ब्लॉक कर लिया जाए तो ये अपने यहाँ पे जाके नहीं चिपकेगा, और नई बड़ी वाली सप्लाई ब्लड की पाइप से छोटी पाइप नहीं डाल पाएगा, जिस जनरली भाषा में मैं बोल रहा हूँ। So it's control the cell growth and is a famous for its role carrying and fibrosis. It tells cell to produce collagen and help to इंफ्लामेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। एक होता है एमपीके पाथवे, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ये ये जैसे कम्युनिकेट करता, आपस में बातें करवाता है एक दूसरे की। ये यदि बातें बंद हो जाएं तो इंफॉर्मेशन मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये एमपी के पाथवे को भी ये डीएक्टिवेट कर दिया जाए तो ये आपस में जो सिग्नल चल रहे हैं किसके थ्रू, ये वी वैगएफ और टीजीएफ के थ्रू जो सिग्नल मॉलिक्यूल जा रहे हैं, एक तरीके से जो नई पाइप बनाने के लिए सिग्नल मॉलिक्यूल हैं, उनको ये क्या कर देगा, एक तरीके से इनिबिट कर देगा। एक होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर है। जब ट्यूमर सेल में ऑक्सीजन कम होती है तो ये फैक्टर उसमें ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, और ये इनको प्रोड्यूस करने में, ये इनको बनाने में हेल्प करता है। तो इसको भी बाउंड कर लें, इसको भी खत्म कर दें, तब भी कैंसर पे हम कंट्रोल पा सकते हैं, ग्रोथ पे कंट्रोल पा सकते हैं। और मैट्रिक्स मेटिलोप्रोटीनेज को यदि हम सीजर्स का काम करते हैं, ये बेसिकली एक्ट लाइक ए सीजर, जैसे सॉफ्ट टिश्यू को काट देंगे, उसी के पास जो हेल्दी वाले टिश्यू हैं उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण फिर आपका अल्टीमेटली वहाँ नई ब्लड कैपिलरी बन जाएगी, और जो ट्यूमर सेल है वो बड़ा होने के उसके पास स्पेस बन जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आता है कि ऐसे कौन से अब मॉडर्न मेडिसिन में भी ऐसी ड्रग्स हैं जो इसको ब्लॉक करती हैं। वास्कुलर एंडोथेलियल जो ग्रोथ फैक्टर है, वैगफ जो है, जो एक तरीके से चिपक जाता है बड़ी पाइप पे और छोटी पाइप का कनेक्शन कर देता है, इसके ब्लॉकर हैं। मॉडर्न मेडिसिन, कैंसर की मेडिसिन में दिए जाते हैं वो, बट वो साइड इफेक्ट भी करते हैं। क्या साइड इफेक्ट करते हैं? जो दूसरे टेस्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं, इम्यूनिटी को नीचे कर देते हैं, और हमारी ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है उस पेशेंट में, और रिकवरी के चांसेस कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट आज आपको मैं वो चीज़ें डिस्कस उस उधर लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपके लिए एक पूरी फाइल तैयार की थी इसको समझाने के लिए, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो काम करती हैं, और अल्टीमेटली आपको एक ऐसा बेनिफिट मिलता है जो आज के ये हेल्थ में डिस्कस करने वाला है। और इसमें होता क्या है वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, ये 10 मिनट में हम फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि आज होली है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले आप लोगों का। जैसे मैं देख रहा था कि कैंसर के केस में ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं, लाइक एवास्टिन नाम की एक होती है जो वेगफ इनिबिटर होती है। सुनी सुनीटाइनिब नाम की एक नेक्सावर नाम का एक ब्लॉकर है जो इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। सो इनका जो इफेक्ट है, ये एक तो हीलिंग प्रोसेस को कम कर देते हैं। में ड्रग्स आती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो रोकती तो हैं बट उनके साइड इफेक्ट हैं। प्रोटीन बॉडी में डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लामेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और यूरिन में भी प्रोटीन आना स्टार्ट, और पूरा थकावट, डायरिया, लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी की तरफ लेके जाते हैं। बट कुछ ऐसे हमारी नेचर में कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनमें नेचुरल तरीके से बिना साइड इफेक्ट वाले एंटी एंजियोजेनोसिस और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की चीजें मिलती हैं। जैसे उनमें से एक है गैनोडर्मा।
लेडीज एंड जेंटलमैन, गैनोडर्मा में दो चीजें होती हैं। एक होती है पॉलीसैकेराइड्स, बोलते हैं हम इसको, पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स नाम का एक चीज पाई जाती है गैनोडर्मा लूसिडियम में। एक होता है ट्राइटर्पिनोइड्स। ट्राइटर्पिनोइड्स ये क्या करते हैं, ये जो ये जो ट्यूमर सेल ने ये केमिकल बनाया था और यहाँ के जो चिपक के ये पूरी नली बना रहा था, इसको वो खत्म कर देते हैं। यानी कि VEGF को क्या करेंगे, एंड TGF-β1 को ये एक तरीके से सुप्रेस, ब्लॉक कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। इनका सिक्रीशन भी नहीं होने देते, इसको सीक्रेट यहाँ से ही ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैंसर सेल इनको बनाए ही ना। और बॉडी और सेल को एक तरीके से जो नेचुरल डेथ होती है सेल की, होता है ना बॉडी में, जैसे एक सेल का पूरा साइकिल होता है, वो पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पूरी मैच्योर होती है। उस मैच्योर डेथ को हम बोलते हैं एप्टोसिस। यदि बॉडी में सेल की प्रोग्राम सेल डेथ हो जाए, इसको बोलते हैं एप्टोसिस। APOTOSIS, एप्टोसिस। इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल का मतलब है बॉडी के कंट्रोल में किसी सेल की डेथ हो जाए। सो यदि कैंसर सेल को एप्टोसिस में ले जाए हमारी इम्यूनिटी, या कोई हर्ब्स उसमें हेल्प कर दे, तो वो कैंसर सेल मर सकती है और वो आगे बढ़ने से वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो एक तो प्रोग्राम डेथ सेल की तरफ लेके जाते हैं कैंसर सेल को, और साथ में जो कैंसर सेल जो सिग्नल मॉलिक्यूल बना रही है, जो टिश्यू को डैमेज करने वाले होते हैं, या नई ट्यूब, कैपिलरी ब्लड वेसल बनानी होती है, उसको वो पहले से ही ब्लॉक कर लेते हैं। साथ साथ में गैनोडर्मा के बारे में नेचुरल ये क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि स्टडी की गई लगभग लगभग 6 वीक में गैनोडर्मा दिया गया, और बाद में उनकी नेचुरल किलर सेल जो थी, जो बॉडी में एक तरीके से पेट्रोलिंग करती हैं, खराब वाली सेलों को किल कर देती हैं। नेचुरल किलर सेल जो थी, जिसको हम टी सेल भी बोलते हैं इम्यूनिटी के रूप में, वो उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी एफिकेसी थी, वो बढ़ी मिली। तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। एंड जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये भी देखा गया स्टडी में, जो ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, उस केस में ये साइड इफेक्ट को भी कम करता है। टॉक्सिसिटी और जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं, उनको ये एक तरीके से उनके साइड इफेक्ट को कम करता है और क्वालिटी लाइफ को बढ़ाता है उन पेशेंट्स में। ये देखने को मिला। अगली चीज आती है, दैट इज ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कुछ पेपर निकाले, कुछ स्टडी की इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के बारे में। और ग्रेप सीड में एक सबसे अच्छी चीज, जो इसका मेन मॉलिक्यूल है, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है और जो नई ब्लड वेसल नहीं बनने देता, एंटीओजेनोसिस इफेक्ट करता है, वो है इसमें पाया जाने वाला प्रोएंथोसाइनिन। प्रोएंथोसाइनिन जो होता है, प्रोएंथोसाइनिड एक तरीके से नेचुरल इनिबिटर है ट्यूमर इंड्यूस, जो ट्यूमर में से ब्लड वेसल बननी है ट्यूमर को सप्लाई देने के लिए, इसके लिए नेचुरल इनिबिटर का काम करता है। और इसमें बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी हैं कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी नेचुरल इसमें पाई जाती है। और ये ब्लॉक जो हमने बताया था, वेगफ जो था, उसको तो ब्लॉक करता ही, और साथ में हाइपोक्सिया इंड्यूस जो फैक्टर है 1 वाला, इसको भी ब्लॉक करता है कि ये वेगअप बनने ही ना दे। सो और वेसल डेंसिटी को भी एक तरीके से ये डिक्रीज करता है, जिसके कारण ट्यूमर में, और सबसे अच्छा देखा गया है कि जो ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट है, वो ब्रेस्ट और कोलन कैंसर में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। दो, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा होते हैं, जल्दी कोलन में और ब्रेस्ट कैंसर में जल्दी ब्लड कैपिलरी बनने का एक तरीके से वहाँ फेवरेबल कंडीशन है उन टिश्यूज में। तो उन केसेस में GST जो है, यानी कि ग्रेप्सिड एक्सट्रैक्ट, बहुत अच्छा काम करता है। और एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट के साथ प्रो एंजियोजेनिक फॉर हीलिंग,
वुंड हीलिंग यानी कि जहाँ पे वो घाव हो गया उसकी वजह से, उसको हील करने का भी काम करता है। यानी कि एक तरीके से ड्यूअल नेचर है जीएससी का। यानी कि ट्यूमर सेल में से तो नहीं ब्लड कैपिलरी बनने से रोकेगा, पर जहाँ घाव था, वहाँ सप्लाई पहुँचाने के लिए, खून को पहुँचाने के लिए, वहाँ नहीं ब्लड कैपिलरी बनाता। अभी तो इतना इंटेलिजेंटली नेचर ने इसमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं कि कैंसर में ब्लड कैपिलरी को कट करेगा, और वुंड जो है, जो घाव है अंदर, उसको भरने के लिए जो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन चाहिए, उसको एक तरीके से रिपेयर करेगा, टिश्यू रिपेयर और रिकवर करवाने में हेल्प करेगा। सो इसके साथ अगली जो चीज़ है, दैट इज़ ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी एजिंग और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। इसका मेन जो मॉलिक्यूल होता है, अ, जैसे ग्रीन टी में जो पाया जाने वाला मेन मॉलिक्यूल है, ईजीसीजी होता है, दैट इज एपी गैलेटो कैटेचिन गैलेट नाम का एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल होता है। और बहुत सारी थेरेपीज में इसको स्टडी भी किया गया, जैसे सिस्प्लास्टिन और टैमोक्सिफेन नाम की जो कैंसर की ड्रग आती हैं, कीमोथेरेपी की ड्रग जो आती हैं, उनके साथ इसको दे के देखा गया, तो इसमें पाया गया ये इफेक्टिवनेस कीमोथेरेपी के साथ भी बढ़ा देता है। तो कुछ लोग मेरे से बार-बार पूछते हैं, क्या कीमोथेरेपी में भी के साथ-साथ किसी को A9 को दिया जा सकता है? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जस्ट आपको कीमोथेरेपी के टाइम पे नहीं, किसी भी स्टेज में आप इसको दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ये आपकी ड्रग्स के साथ कोई भी इसका एक तरीके से इंटरेक्शन है। सो यहाँ पे ईजीसीजी जो है, वो एक तरीके से उसका बहुत सेलेक्टिव एक्शन है ब्लड वेसल को, ट्यूमर वेट को, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर मॉडल में तो इसको स्टडी भी किया गया। तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है, और वीजीएफ जो मॉड्यूलेशन है, उसको ये इनहिबिट करता है, वास्कुलर एंडोथेलियन ग्रोथ फैक्टर को, और साथ में डिस्टर्ब्स एक काम इसका अलग भी पाया जाता है। ये जो एमएमपी है, एमएमपी मैंने बताया था, एमएमपी जो थे, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैंसर ट्यूमर के सराउंडिंग वाली सेल होती हैं, उनको सॉफ्ट कर देते हैं। ये कैंसर सेल इसमें रिलीज करेगी ऐसे केमिकल एमपीपीज, ये इनको सॉफ्ट बना देंगे। साइड में फिर सोप बन के लम्प्स बन जाएगा, और बड़ा वो एक तरीके से ट्यूमर फटना स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रप्शन करता है सेल माइग्रेशन। ये सेल को माइग्रेट नहीं होने देता, इनको जो एमएमपीज बने, इनको यहीं बाउंड कर लेता है। और ये एक तरीके से फिर एंजियोजेनिक के साथ साथ ये वहाँ के सेल को आपस में हेल्दी रखने का भी काम करता है। और सिग्नल पाथवे होता है, हर सेल एक दूसरे से बात करती है, वो अपने केमिकल बनाती है, जैसे एक इंसान इंसान से बात करता है, ये सिग्नल पाथवे को भी ब्रेक कर देता है। जो एक सिग्नल पाथवे होता है, AKT एमटोर नाम का पाथवे होता है, इस पाथवे को ये ब्लॉक कर देता है, और जब आपस में एक दूसरे कैंसर सेल बात ही नहीं करेंगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके से ये ग्रीन टी काम करता है। इसमें पाया जाने वाला जो ये मेन कंपाउंड है, EGCG, इसके साथ कुछ ऐसे कैम्फेरोल है, क्विसर्टीन है, फिनोलिक एसिड है, कैफिक एसिड है, रोजमेरिनिक एसिड होता है, इसमें यूजेनॉल लाइक की चीज़ें होती हैं। तो ये भी इसमें बहुत अच्छा एक तरीके से बेनिफिट पहुंचाती हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रीन टी भी ट्यूमर की ग्रोथ को रोकती है थ्रू द एंटी एंजियोजेनोसिस। इसके बाद आता है गट का, एक तो पेट सही रहे, कैंसर के केस में गट माइक्रो बायोटा है ना, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, यदि प्रोबायोटिक दे दिया जाए। इसमें टोफू को मैं बहुत आगे रखूंगा। टोफू आता है सोयाबीन का, एक फर्मेंटेड पनीर जैसा प्रोडक्ट आता है। और सोयाबीन में जेनेस्टीन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, जो स्पेशली फर्मेंटेड हो जाती है सोयाबीन, जब फर्मेट कर देते हैं, जेनेस्टीन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, जो एंटी कैंसर सिग्नल देता है, गट से ही सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है, हमारे इम्यून सेल को एक तरीके सिग्नल देता है, जो कि कैंसर सेल को खुद मारने में कैपेबल होती हैं, अपनी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट
वेगफ है, उसको सुप्रेस करता है, और साथ में उसको सप्रेस तो करता ही है, और साथ में इज इट ओके कि मेरी आवाज़ सुन रही है? सर, कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक हो जा रहा है। 1 मिनट, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यस, मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। कृष्णा जी, अभी ठीक है? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। ओके, राइट। सो जिंजर में, मैं जिंजर की बात कर रहा था। जिंजर में एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ये भी एंटी एंजियोजेनोसिस इफेक्ट देता है उसमें, और साथ में टिश्यू डिजोल्विंग एंजाइम को भी इनिबिट करता है। और एन एफ नाम का एक एन एफ बी पाथवे होता है। एन एफ बी पाथवे क्या करता है? और एक तरीके से प्रो एंजीजियोनिक फैक्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लामेटरी जीन को एक्टिवेट करने का एक तरीके से होता है, इसको ब्लॉक कर देता है ये, जिससे इन्फ्लामेशन कमज़ोर हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और बॉडी में रिकवरी और बॉडी अपने आप रिकवर करने के चांसेस बढ़ा लेता है। इसके बाद एक हर्ब है एक तरीके से, जिसका नाम है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन का जो ये आउटर का कवर देख रहे हैं, ये इसमें बहुत एक अच्छा एंटी कैंसर का प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसमें भी जो मैंगो स्टीन और जेंथोन्स नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, आप अलग से भी जेंथोन्स को पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी ऐसी कैंसर की मेडिसिन में डाला जाता है। बेसिकली एक तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल को, और सेल के मूवमेंट का मतलब है, एक जो कैंसर सेल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ये एक तरीके से इनिबिट करता है, जो मेटास्टेटिस अलग अलग जगह पे फैलने में से बचाता है कैंसर को। और टिश्यू को डिजोल्विंग वाले एमपीपी जो प्रोटीन होते हैं, उनको भी एक तरीके से ये लाइक बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे तरीके से सुप्रेस करता है। और ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और लिवर कैंसर में ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है इन 3 कैंसर पे बहुत अच्छा काम करता है, जेंथोन्स जो होते हैं इसमें पाए जाने वाले। सो इस तरीके से ये काम करता है मैंगोस्टीन। करक्यूमिन के बारे में हम सबको पता है, ये भी नेचुरल एंटी एंजियोजेनोसिस होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इम्यून मॉड्यूलेटर होता है, और बहुत सारी दवाइयों में आज कैंसर के ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं करक्यूमिन को मैक्सिमम में आप देखेंगे करक्यूमिन को एक तरीके से रिकमेंड करते हैं। करक्यूमिन के साथ यदि लाइकोपिन भी चला जाए, लाइकोपिन आपको पता है जो रेड कलर का, जो रेड कलर होता है टमाटो का या पोमेग्रेनेट का, अनार का, वो लाइकोपिन की वजह से होता है। और लाइकोपिन भी सेम पाथवे से, यानी कि वेगफ को या एमएमपीज को, या जो सर्वाइवल पाथवे है, या जो एक तरीके से एचआईएफ मैंने बताया था, वो उस पाथवे को ये भी इनिबिट करता है। और साथ में तुलसी इम्यूनोमोडुलेटर है, साथ में एक ऐसी बॉडी में मान के चलें कि एंटी ट्यूमर एक्टिविटी को, इम्यूनिटी को, और नेचुरल जो किलर सेल हैं बॉडी के पास, उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। सो लाइकोपीन है, तुलसी है, और साथ में आपका करक्यूमिन है। एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोमोडुलेटर और एंटी एंजियोजेनोसिस, ये कॉम्बिनेशन इनका इफेक्ट होता है। सो अल्टीमेटली पायोप्रीन। अब ये देखा जाता है, देखिए एनाइन ओंको में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी पेशेंट को जब एनाइन ओंको दें तो थोड़ा सा घी आप पहले खिला दें, खाने से पहले, तो ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा। तो अब उसको लगता है कि घी मैं नहीं खा सकता, तो थोड़ा सा हनी उसमें मिला दीजिए,
तो थोड़ा सा खिला के फिर आप खिलाएंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और इसकी एफिकेसी, ये सारी चीज़ों को बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाए तो एब्जॉर्बेंट के रूप में पाइपरीन इसमें डाला गया है, जो पेटेंटेड है, बायोप्रीन के नाम से आता है। सो ये एफिकेसी बढ़ाता है, किसी भी एब्जॉर्ब करवाने में ज़्यादा हेल्प करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये वेल प्रूवन स्टडीज़ हैं, इनके बारे में, इनमें जो पाए जाने वाले एक्टिव मॉलिक्यूल हैं वो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी करते ही हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी उनमें भरपूर मात्रा में है, और साथ में इम्यूनिटी को बेटर करते हैं, और एंटी इन्फ्लामेटरी, बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो ओवरऑल ट्यूमर की ग्रोथ को कम करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, नेचुरल जो सिस्टम है बॉडी का उसको एक्टिवेट करना जो कैंसर की सेल को मार सकता है। सो इसमें ये जो ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली गैनोडर्मा ग्रीन टी एंड ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है, जो फिरेशन, मतलब सेल प्रोलिफरेशन का मतलब है एक सेल से नई सेल जल्दी जल्दी बढ़ना, एंड इनिबिट द मेटास्टेटिस, मेटास्टेटिस का मतलब है कैंसर के फैलाव को रोकना। एंड ग्रीन टी गैनोडर्मा टुगेदर सुप्रेस द सिक्रीशन ऑफ, ये ऐसे वो जो मैंने बताया था वैगफ जो सिक्रीट हो रहे हैं, वैगअप जो सीक्रेट हो रहे हैं, जो नई ब्लड वेसल बना सकते हैं, ग्रीन टी और गैनोडर्मा बहुत डेडली कॉम्बिनेशन में उनमें काम करते हैं। जो और स्पेशली आप देखेंगे ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर में आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है एनाइन ओंको में, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जल्दी से बनती हैं। तो एंजियोजेनोसिस जो इफेक्ट है वो ब्रेस्ट कैंसर में और प्रोस्टेट के कैंसर में जो ग्लैंड्स वाले हैं, क्योंकि ब्रेस्ट भी एक भी ग्लैंड ही है, सिक्रेशन ही करते हैं, मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड्स हैं, और प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड ही है, तो उस केस में आप देखेंगे आपको जल्दी इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें डबल ए ऑफ जो नेचुरल है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और फ्री रेडिकल जो हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचाते हैं, इम्यून सिस्टम को बेटर करना, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना डेली, ये उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये इस फॉर्मूला को डिजाइन किया गया है। सो ये सिनर्जेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री बायोलॉजिकल एक्शन के बेस पे इसको बनाया गया, जो कि इन्फ्लामेशन को एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, वास्कुलर जो एंजियोजेनोसिस है उसको इनिबिट करेगा, नई ब्लड कैपिलरी बनाने से रोकेगा, मेटास्टेटिस प्रिवेंशन, मेटास्टेटिस प्रिवेंशन का मतलब समझते हैं कि जो एमएमपी जो बन रहे हैं, जो सराउंडिंग के सेल्स को, कैंसर के ट्यूमर के सराउंडिंग के सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे ब्लड में मिलके अलग अलग जगह पे जा रहे हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में, इसको मेटास्टेटिस एडवांस कंडीशन बोलते हैं। इसमें ये बेसिकली जिंजर एंड ग्रेप सीड जर्नली बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, ये फैलने से रोकते हैं। सो कन्वेंशनल थेरेपी को आप एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं हम इन चीज़ों को साइंस में। आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप साथ में इसको चला सकते हैं, इसको दैट इज वाई वी आर कॉलिंग एडजुवेंट थेरेपी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बॉडी में ओनली कैंसर सेल ही होते हैं, ओनली कैंसर ट्यूमर ही होता है? नहीं, बहुत सारी फीमेल्स ने देखा होगा कि उनके साथ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, लाइक फैब्रॉइड की कंडीशन है, लाइक ऐसी अलग अलग जो ट्यूमर हैं जो नॉन कैंसरस भी हैं, वो भी बॉडी में कहीं ना कहीं बनते रहते हैं, और उनको यदि ब्लड सप्लाई ज़्यादा बन जाए तो वो हो सकता है कि कल को कैंसर का भी रूप ले ले, बट सम टाइम वो साइज तो बढ़ता है बट कैंसरस नहीं होते, दूसरे टिश्यूज पे नहीं फैलते, वो अपना ही साइज बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे उनमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई चाहिए ट्यूमर को बड़ा होने के लिए, चाहे वो वूम में थी या एक तरीके से ओवरीज में वो फैब्रॉइड था, या एंडोथेलियल वॉल में था। तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि साइज को लिमिटेड रखेगा, साइज बढ़ने नहीं देगा, उसमें हेल्प करवाएगा, एंजियोजेनिक स्विच जो है उसको ऑफ रखेगा। मैं स्विच ही बोलूँगा कि इस कैपिलरी से ये ट्यूमर सेल थी, यहाँ सिग्नल भेजेगी, ये इस स्विच को कट ऑफ कर देगा, एंजियोजेनोसिस स्विच को कट ऑफ कर देगा। और जैसे यूटेराइन फाइब्रॉइड होते हैं, जो हैवी ब्लीडिंग ऑफली आपको देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंट ब्लड फ्लो, एंड और भी बहुत सारी हैं, जैसे नॉन कैंसरस जो गांठें होती शरीर में, उन केस में भी आप इनको, इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं।
सो इस तरीके से ये प्रोडक्ट डिजाइन था और इस तरीके से ये आपको बेनिफिट पहुंचाता है। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि रात को ही आपका डीएनए रिपेयर होता है। कुछ लोगों ने पहले पहले की साइंस ये कहते थे डीएनए रिपेयर नहीं होता, बट आज की स्टडी ये कहती है डीएनए रिपेयर होता है यदि डाइट सही है और आपकी नींद सही है, टाइम पे खाना है और नींद सही है, तो आपकी बॉडी का अंदर का सिस्टम डीएनए को रिपेयर करता है। इम्यूनिटी में जो कैंसर सेल बनी है, इम्यून सेल रात को ही, अब आप बताओ जो एक तरीके से पेट्रोलिंग होती है, दिन में कौन पेट्रोलिंग करता है, रात को ही पेट्रोलिंग होती है। ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी की सेल भी रात को पेट्रोलिंग करती है, जो भी डैमेज हुआ है, जो गलत चीज बनी है, उसको वो रात को ही वो करती है। बट जो कम सोता है उसकी पेट्रोलिंग सेल बोलती है अभी तो सब कुछ सिस्टम जाग रहा है, पेट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है। सो आप नींद अच्छी लीजिए। एक होता है विटामिन डी। विटामिन डी आपकी पेट्रोलिंग सेल को मजबूत रखता है, मतलब इम्यूनिटी सेल को स्ट्रोंग रखता है, कंट्रोल एक्शन में रखता है, जिसके कारण आपकी बॉडी का खुद का सिस्टम बेटर होता है। साथ में एंजियोजेनोसिस, ऐसे फूड हैं जैसे आप जनरली हमारे मसाले होते हैं, गार्लिक उनमें से एक है, जिंजर उसमें से एक है, काली मिर्च उनमें से एक है, कुछ ब्रोकली, विटामिन सी, साथ में जैसे सिट्रस फ्रूट हैं, संतरा है, कीवी भी मैं इसमें बोल सकता हूँ बहुत अच्छा, क्योंकि कीवी पे भी स्टडी अब इंडिया का नहीं है, तो इंडिया में इतनी ज़्यादा स्टडी होती नहीं है इनके बारे में, बाहर ज़्यादा स्टडी होती है, तो वहाँ के अपने उन्होंने ब्लूबेरी पे, कीवीज पे, ऐसे फ्रूट्स पे ज़्यादा स्टडी की हुई है। बट यहाँ के भी फ्रूट, इंडिया के जो लोकल आपके आसपास फ्रूट होता है, वो भी उनसे कम नहीं होता, क्योंकि नेचर ने वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार उसमें वो औषधीय गुण दिए होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं नेचुरल सेल को, नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करे। तो आपके आसपास जो लोकल फ्रूट होता है उसमें भी ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं। जो फूड जिसमें प्रोबायोटिक होते हों, जिसमें हेल्दी, गट को हेल्दी रखने वाले फूड होते हैं, जो मोटा अनाज होता है, दैट इज आल्सो कैंसर प्रिवेंशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट रखता है। दूसरा है कि आप अपना शुगर को कट डाउन रखिए, और मिल्क, जब भी आपके A9 ओंको को लेंगे तो मिल्क का यूज़ ना करें थोड़े दिन, थोड़ी देर तक, मतलब 2-4 घंटे तक। घी का जरूर यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव आपको रिजल्ट देगा। और नेचुरली भी आपको कोई भी फ्रूट्स हैं, सैलेड है, इसको आप प्लान कर सकते हो, और शुगर जैसी चीज़ें, रिफाइंड ऑयल जैसी चीज़ों को और फ्राई चीज़ों को यदि हम प्लान करेंगे, आउट करेंगे अपनी डाइट से, तो डेफिनेटली ये एक तरीके से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। सो किसी ने पूछा है आफ्टर मील लेना है या विद मील लेना है। सर, इसको आफ्टर बिफोर आपकी मर्जी है, किसी टाइम भी ले सकते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा हर्ब्स, आप हर्ब्स हैं ये, इनको किसी टाइम भी ले सकते हैं, पर खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है, बिकॉज ये मिक्स हो जाएगा और ये अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा। सो 2 घंटे के बाद आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो इसमें जो हमने डिस्कस किया, ये 9 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, इसलिए इसका नाम A9 ओंको है। इसके साथ साथ आप जर्नली आपको लगता है मुझे इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है और मैं इतना ध्यान नहीं रख पाता, तो कैंसर होने के बाद खाना तो इमरजेंसी है, बट लग्जरी यही है कि इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर, यदि हम कर ले अपनी की इम्यूनिटी को, और नेचुरल की जो सेल हमारी उम्र के हिसाब से पेट्रोलिंग वाली सेल कम हो जाती हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो 40 साल के बाद कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे उसमें साल में जब भी मौसम चेंज हो, तो उस टाइम पे आप A9 ओंको को एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक प्रोडक्ट, एक चीज़ और आपके सामने दिखाऊंगा, एक हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अ, मैं शेयर करूंगा सेशन के कंप्लीट होने के बाद। कैलमैक डी भी बहुत अच्छा होता है कैंसर के केस में, यदि कैलमैक डी को भी एड ऑन करेंगे तो ये भी हेल्प करेगा, साथ में एक इफेक्ट को बेटर कर देगा। इसके साथ लिक्विड फॉर्म में जूस भी है आपके पास, सिबकथोन प्लस करक्यूमिन अलोंग विद द अदर मल्टीपल हर्ब्स, जो इम्यूनोमोडुलेटर और एक तरीके से अ, हमारी करक्यूमिन जो है इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ को कम करता है नेचुरली बॉडी के। सो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। आज हमने फोकस किया
एंटी एंजियोजेनोसिस पे, कि कैसे ट्यूमर बढ़ता है, और यदि उसके हम सिग्नल को कट कर दें, उसकी कैपिलरीज को कट कर दें, तो हम बड़े हुए ट्यूमर को छोटा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी टेस्टिमनी भेजी। कैंसर के केस में टेस्टिमनी में लोग थोड़े से हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते, वो अपने आप को एक तरीके से साइलेंट उसमें रखना चाहते हैं। सो ऐसे में कुछ लोग अपनी वीडियो नहीं देते, बट मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग लगभग हर महीने ये प्रोडक्ट इस कंपनी में 40 से 50 लाख का अकेला प्रोडक्ट सेल होता है। हम ज़्यादा इसका प्रमोशन भी नहीं करते, बट नीड ऑफ आवर है आज के टाइम पे। ये एक तरीके से लोगों की ज़रूरत है। तो कैंसर प्रिवेंशन में भी होने के बाद जो उनका इलाज चल रहा है, उसके साथ भी एडजुवेंट थेरेपी के रूप में भी इसको हम अलाइन कर सकते हैं। और यदि किसी का इलाज होके वो सर्वाइवल पे है, कैंसर सर्वाइवर है, सर्वाइवल पे है, कि उसको दोबारा ना हो, रिकरेंसिस के चांसेस ना हो, दोबारा वापस कैंसर ना हो जाए, तो उस केस में भी एक तरीके से प्रिकॉशनरी फेज में भी हम इसको ले सकते हैं। सो एक प्रोडक्ट जो कि आने वाले टाइम में और बड़ी हेल्प करने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बार उसकी झलक होली के मौके पे आपके साथ दिखाना चाहूँगा। जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक बहुत एंटी एजिंग के सेगमेंट में ही हम एक डिफरेंट अप्रोच से एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। उसकी ट्रायल भी कंप्लीटेड है, उसके चीज़ें कंप्लीटेड है। मैं शेयर करूँगा फ़ोटो उसका, कि आप उसको देख पाएँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइनअप में जो अगले 2-3 महीने में आपकी बास्केट में दिखने वाली हैं, जो आपके बिजनेस के साथ, आपकी सेहत, आपकी कम्युनिटी और इन सारी चीज़ों को आगे लेके जाएंगी। और होली पे दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कंपनी कम ही दिखाती है इन चीज़ों को, लाने के बाद ही इसके बारे में बताती है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको फर्स्ट उसका लुक देखेंगे। आ, आपकी क्लैपिंग चाहूँगा कि हम इसको पहला लुक देख रहे हैं, और अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली डेड सेल, जो अंदर सेल मर जाती हैं, और आज के लाइफस्टाइल की वजह से हम उन सेल को बाहर नहीं निकाल पाते, बॉडी बाहर नहीं निकाल पाती, और वो भी हमारी एजिंग को फास्ट करती हैं, और बहुत सारी इन्फ्लामेटरी बीमारियां जो हैं उनको बढ़ावा देती है शरीर में। एक तो एज को फास्ट कर देती हैं, बॉडी की वाइटलिटी, इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती है, साथ में ऐसी बीमारियों का भी रूप ले लेती हैं जो आज हमने डिस्कस की, कैंसर जैसी बीमारियों में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। सो ऐसी जोम्बी सेल जो हैं, जैसे एक फ्रूट के गुच्छे में एक फ्रूट खराब हो जाए तो दूसरे को भी खराब कर देता है, ऐसे एक डेड सेल यदि बाहर ना निकले हमारी बॉडी से, वो दूसरी सेल्स को भी खराब कर दे। तो इस तरीके से आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग पावरफुल मीटो सिनो एक्टिव 8 प्लस, एक साइंटिफिकली सिनो माइटोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स के साथ हम लेके आ रहे हैं। अगले महीने लास्ट में जाके ये यानी कि अप्रैल में जाके ये आपको प्रोडक्ट बास्केट में मिलेगा। और जैसे यंग फ्यूल ने धूम मचाई है, ये भी बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन होने वाला है, कि वो नई सेल बनाएगा, और जो अंदर डेड सेल हैं, 50 साल के बाद डेड सेल इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन चला दिया तो नई भी बनेंगी और डेड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में
एक कॉम्बिनेशन में, एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के रूप में हम एंटी एजिंग में इसको लेके आए हैं। या यंग फ्यूल खाने के बाद यदि आपको लगता है व्हाट नेक्स्ट, अब आता है कि आपकी बॉडी को क्लीन करना चाहिए, जो डेड सेल पड़ी हैं उनको हम बॉडी कैसे साफ कर सकती है एक तरीके से, ये प्रोडक्ट उसमें हेल्प करने वाला है। ये पहली लुक थी, और ऐसे दो चार प्रोडक्ट लाइनअप में हैं जो आपको आने वाले टाइम में हमारे बास्केट को ही नहीं, हमारे बिजनेस को ही नहीं, हमारी जो एंटी एजिंग कम्युनिटी है उसको आगे लेके जाएंगी। सो वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल, कि आपने फिर से पूरा सेशन भर के होली वाले दिन भी ये दिखा दिया कि जो हमारी कम्युनिटी है डायरेक्ट सेलर्स की, वो इतनी एनर्जेटिक है, वो इतनी ड्रीमर है कि उसके लिए हर दिन फेस्टिवल ही होता है, वो हर दिन जोश में ही रहता है, हर दिन सेलिब्रेशन में ही रहता है, अपने लिए कई बार, अपने अपलाइन के लिए, और कई बार अपने साथ एसोसिएट जो लोग हैं उनके लिए। सो हर दिन होली ही है इस बिज़नेस में। सो फिर भी मैं चाहूँगा कि इस रमज़ान के पवित्र महीने में, और आज जो त्यौहार चल रहा है होली, होली के उसमें, और आने वाला नवरात्रे आने वाले, तो इनमें अपनी सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये रमज़ान और हमारे नवरात्रे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, फास्टिंग रखी जाती है। उसका हेल्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। सो धर्म से भी ऊपर उठ के हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, अपने कम्युनिटी का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि दो मौसम्स का, दो एनवायरनमेंट का मिलन होता है, सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं, तो इस बीच में कुछ हमारी इम्यूनिटी जो है, पेट्रोलिंग वाली सेल कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो ठंड के कपड़े लिए होती थी, तो गर्मी में उनको ज़्यादा लगती है उन कपड़ों में, तो इसलिए नई सेल बनती हैं। इसलिए फास्टिंग क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं, डेड सेल को निकाल देती हैं, और नए कपड़े धारण कर लेती हैं, नया इम्यून मॉड्यूलेट हो जाता है। सो इस तरीके से आप अपनी सेहत का भी इन दिनों में ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं, या कोई बीमारी चल रही है तो इसमें ज़्यादा प्रोन होने के चांसेस होते हैं जब मौसम बदलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वेरी कलरफुल हैप्पी होली टू ऑल।